तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है क्लास 10th की इंग्लिश की, और हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में भी आज हम लोग आपका प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन का एक वीडियो हम पहले भी ला चुके हैं, ये प्रोनाउन का दूसरा वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और उसके आगे जितने भी प्रोनाउन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों तक उसे जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है आपका संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी ऐसे सर्वनाम जो कि संकेत करते हैं। सर्वनाम की पहली वीडियो हम बता चुके हैं कि आ चुकी है। ठीक है, उसमें हमने आपको प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पूरा का पूरा पढ़ा दिए थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। हमने बोला ना कि ये संकेतवाचक सर्वनाम है, यानी ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। इसमें चार आपके प्रोनाउन आते हैं। कौन कौन सा? एक आता है दिस, एक आता है दैट, एक आता है दीज और एक आता है दोज। ठीक है, अभी पूरा का पूरा हम लिखें, आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, यानी किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। इसमें चार आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो किताब जैसे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे किताब रखी है और कोई व्यक्ति यहाँ पर है, तो ये संकेत करके बता रहा है कि यह मेरी किताब है। दीज आर योर पेन्स, ये तुम्हारी कलमें हैं। तो ये जो दीज और दिस आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नोट जो है आपका उसको देख लेते हैं। लिखा है मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निम्न है। हमने आपको चार मेन बता दिए, उसके बाद जो ये लिखा है उसको देख लेते हैं। देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सेम और सच एटसेट्रा, यानी ये जो प्रोनाउन होते हैं ये मेन है, और आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, उसके बाद नोट दूसरा देख लेते हैं। लिखा दिखे, दिस और दैट एक वचन के प्रोनाउन है, यानी जो दिस होगा और दैट होगा वो एक वचन का प्रोनाउन है, और दिस का बहुवचन दीज होता है। कभी कभी यदि आपसे पूछ ले कि दिस का बहुवचन क्या होता है, तो दीज होता है। उसके बाद दैट का बहुवचन क्या होता है, तो दैट का बहुवचन दोज होता है। उसके बाद यहाँ देखिए, दिस व दीज समीपता प्रकट करते हैं, यानी दिस और दीज से निकटता प्रकट होती है। निकटता का मतलब नजदीक की वस्तु की ओर संकेत करेगा, जबकि दैट व दोज दूरी प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज माई बुक, तो जब ये दिस इज माई बुक लिखा था तो यह मेरी किताब है, मतलब किताब पास में ही रखी थी। लेकिन अगर कह दे दोज आर माई पेन्स, वे मेरी कलमें हैं, दिस की जगह क्या कर दे, यहाँ पे ऐसे कर दे, दोज आर माई पेन्स, वे मेरी कलमें हैं। तो जब मेरी कलमें हैं तो कलम पास में नहीं है, थोड़ा दूर पर है। तो वही कह रहा है कि जो दिस और दीज होता है वो तो निकटता सूचक शब्द है, और आपका जो दैट है और दोज है वो आपका दूरी प्रकट करने वाला शब्द है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका नोट नंबर 3 है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, जब ये शब्द अकेले आते हैं और इनके साथ कोई नाउन नहीं होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी ये शब्द जब अकेले आएंगे स्वतंत्र रूप से और इनके आगे कोई नाउन नहीं होगा तो ये क्या कहलाएंगे? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। परंतु यदि नाउन आ जाता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में थोड़ा सा ही फर्क होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपका प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, और एडजेक्टिव में आपका ये जो प्रोनाउन के शब्द होते हैं इनके बाद नाउन आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है दिस इज माई पेन, तो देखिए दिस के बाद आपका वर्ब आया है, ना कि नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन लिखा है दिस पेन इज माइन, तो दिस के बाद क्या आ गया है? पेन आ गया है, तो ये नाउन आ गया है। तो नाउन आ गया है तो ये जो दिस है ये आपका अब एडजेक्टिव हो चुका है, वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे लिखा है दीज आर माई बुक्स, तो दीज के बाद आपका वर्ब आया है तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक हुआ है। और यहाँ पे लिखा है दीज बुक्स आर माइन, यानी ये किताबें मेरी हैं। तो यहाँ पे ये जो दीज है ये आपका एडजेक्टिव बन चुका है, क्योंकि इसके बाद आपका
नाउन आया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आपका आता है अगला प्रोनाउन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विभाग सूचक। ठीक है, ये बंटवारा करता है, ये आपका फूट डालने का काम करता है, विभाग सूचक सर्वनाम। अब ये होता क्या है? देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब यदि बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु एक जगह पर इकट्ठा हैं तो ये प्रत्येक को बताता है, मतलब हर एक के बारे में क्या करेगा? ये बताएगा। हमने कहा कि ये बंटवारा करता है, मतलब विभाग सूचक है तो बंटवारा ही करेगा। जैसे देखिए इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? 4 शब्द आते हैं। कौन कौन? एक तो होता है ईच, एक होता है आइदर, एक होता है नाइदर, ठीक है, और एक होता है आपका एवरी। ये 4 शब्द आपके कौन हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव कौन था? दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम। ये क्या था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ईच, आइदर, नाइदर और एवरी। ये 4 शब्द आपके कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सबके बारे में पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्राइज, यानी सभी लड़कों को क्या दिया जाना चाहिए? पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, या तो तुम इसे ले सकते हो। नाइदर ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, लड़कों ने अपना काम नहीं किया। ये जो आइदर है ये पॉजिटिव सेंस बताता है, और जो नाइदर है वो आपका क्या करता है? निगेटिव सेंस रखता है। आपका नोट देख लेते हैं। लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? हमने आपको पहले बताया ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी। ये क्या है? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आप ऐसे भी परिभाषा बता सकते हो, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं यदि उनके बाद कोई नाउन ना आए तो। ठीक है, यदि नाउन आ जाएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे नाम सब सेम रहेगा, जहां प्रोनाउन है वहीं पर एडजेक्टिव आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि प्रोनाउन में प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है और उसमें उस प्रोनाउन के शब्द के बाद नाउन आएगा फिर वर्ब आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे आपका नोट है। नोट देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि ईच, आइदर, नाइदर के पश्चात एक वचन की क्रिया लगती है, यानी ईच, आइदर और नाइदर के पश्चात यदि वर्ब लगेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लगेगा, एक वचन की। आइदर तथा नाइदर का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। आइदर और नाइदर दो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आइदर का अर्थ होता है दो में से एक, यानी आइदर यदि लगेगा तो उसका अर्थ निकालेंगे आप दो में से एक, और नाइदर का अर्थ होता है दो में से कोई नहीं, यानी जब नाइदर लगेगा तो दोनों में से कोई नहीं। और ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आ जाए या वस्तु आ जाए या स्थान आ जाए तो ईच का प्रयोग किया जाता है। नोट 3 देख लेते हैं। देखिए जब ये शब्द अकेले बिना नाउन के आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हमने बताया ना कि ये शब्द यदि बिना नाउन के आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, और ऐसी स्थिति में इनके बाद ऑफ लगता है। पहचानने का तरीका क्या है? इनके बाद यदि ऑफ लगा रहेगा तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। और प्लूरल नाउन आता है, यानी जब नाउन आएगा ऑफ के बाद वो प्लूरल होगा। और जब ये शब्द किसी नाउन के साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, यानी ये शब्द यदि नाउन के साथ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज हैज अ पेन, यानी प्रत्येक लड़कों के पास क्या है? पेन है। तो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉय, तो देखिए यहाँ पे ईच के बाद क्या आया है? ऑफ आया है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ देखिए ईच बॉय हैज अ पेन, तो यहाँ पे ईच के बाद बॉय नाउन आ चुका है। हमने कहा था कि ईच के बाद या नाउन न आए तब तो ये प्रोनाउन होता है, लेकिन यदि कोई नाउन आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये होता क्या है? देखिए रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है। वाक्य में आए हुए नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है? ये संबंध प्रकट करता है और दो वाक्यों को जोड़ता है, और ये दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है, तभी तो संबंध बताएगा। यह निम्न है। कौन कौन से होते हैं ये? हु, हुज, हुम, विच और दैट। ये क्या होते हैं? आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे देखिए आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, मैंने ऐसे लड़के को देखा, यानी मैंने लड़के को देखा जो कि अंधा था। यहाँ पे जो हु है वो आपका दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैंने देखा
लड़का अंधा था। ठीक है, तो दो वाक्य, मैंने देखा और लड़का अंधा था को कौन जोड़ रहा है? हु जोड़ रहा है। तो ये आपका हु क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए द बुक विच आई बॉट वाज कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्टली होना चाहिए। ठीक है, तो यानी द बुक यानी वह किताब जिसको मैंने खरीदा था बहुत महंगी थी। तो जब ये महंगी थी तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला मैंने किताब खरीदा, दूसरा किताब महंगी थी। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? विच जोड़ रहा है। तो विच क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखिए दिस इज द बॉय हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी यह वही लड़के हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, या मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे यह वही लड़के हैं, एक वाक्य है, इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, दो वाक्य है। दोनों को जोड़ कौन रहा है? हु जोड़ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं। ठीक है, नोट पहला देख लेते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। ऊपर ही बता दिए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या किया जाता है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, तथा इसका हिंदी अर्थ ज से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? ज से। तो आप देखिए हु का मतलब जो, विच का मतलब जिसे, हुज का मतलब जिसको। ठीक है, या जिसके। तो यहाँ पे ज लगकर हमेशा क्या करेगा? वाक्य की शुरुआत करेगा ये शब्द। दूसरा देख लेते हैं, लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन से संबंध रखते हैं उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, और इसका प्रयोग एंटीसीडेंट के तुरंत बाद होता है। यानी ध्यान दीजिए, कह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन से संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ पे जो हु था वो बॉय से संबंध रखता था, विच जो था वो बुक से संबंध रखता था, और हुज जो था वो बॉय से संबंध रखता था। तो इनको जो बॉय, बुक और यहाँ पे जो बॉय लिखा है वो एंटीसीडेंट है। जिनसे ये संबंध रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। और इन्हीं के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए बुक के बाद तुरंत विच आया है, बॉय के बाद हु आया है, बॉय के बाद यहाँ पे हुज आया है। तो ये आपका एंटीसीडेंट कहलाते हैं, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले होते हैं। देखिए अगला देख लेते हैं तीसरा। तीसरा में क्या आ रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो नंबर, जेंडर और पर्सन अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। मतलब जो आपका प्रोनाउन है उसके पहले जो नाउन आया है उसी के अनुसार उस प्रोनाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन चेंज होगा। चौथा है कहीं कहीं एंटीसीडेंट छिपा होता है, यानी कहीं कहीं आपको एंटीसीडेंट देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखा है वहां रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ लगाकर उसे ज्ञात कर लेते हैं, यानी वहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन का क्या करना पड़ेगा? अर्थ लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा शब्द सुटेबल होगा। जैसे देखिए दिस इज व्हाट आई लाइक मोस्ट, यानी यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे व्हाट है, तो व्हाट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके पहले कोई नाउन नहीं दिया है, मतलब एंटीसीडेंट नहीं दिया है। तो उसको अपने सोचना पड़ेगा। इसमें व्हाट से पहले थिंग छिपा है, यानी दिस इज थिंग व्हाट आई लाइक मोस्ट, यानी यह वही चीज है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो थिंग है वो आपका क्या है? छिपा है, जिसे आपको अपने से सोचना होगा। कभी कभी ऐसा वाक्य आ जाता है। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। लिखा है विच, हु, हुज और व्हाट में ईवर या सो ईवर लगाने से जो रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं वे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए विच, हु, हुज और व्हाट में ईवर या सो ईवर लगाने से जो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे व्हाट में ईवर लगा दिया तो व्हाट ईवर, इसका मतलब होता है जो भी। हु ईवर, व्हाट्स सो ईवर, उसके बाद सो ईवर, उसके बाद तथा इनके साथ एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता, यानी इनके साथ आप एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं करोगे। अगर करोगे तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे देखिए आगे कैसे, यहाँ पे छठवां हु, हुज और हुम का प्रयोग व्यक्ति तथा बड़े पशुओं के लिए दोनों वचनों में होता है। अब देखिए अब जो शब्द है उनका यूज बता रहा है कि जो आपका हु होगा या हुज होगा या हुम होगा उसका प्रयोग व्यक्ति तथा बड़े पशुओं के लिए दोनों वचनों में होता है, मतलब सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये बहुत जरूरी है आपको जानना। ठीक है, हु का प्रयोग किस में होता है? नॉमिनेटिव में, हुज का पॉजेसिव में और हुम का ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे देखिए आई सॉ अ बॉय, तो बॉय क्या है? आपका नॉमिनेटिव केस में है, तो इसके बाद क्या लगा है? हु लगा है। तो हु वाज वीपिंग, यानी
मैंने लड़के को देखा जो कि रो रहा था। यहाँ पे आपका देखिए ही इज द बॉय, द बॉय जो आपका नॉमिनेटिव केस में, तो इसके बाद क्या लगाया आपका हु लगाया, हु इज फूल। मैंने ही इज द बॉय, यह वही लड़का है जो कि मूर्ख है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही इज द गर्ल हुम आई लव, यानी यह वही लड़की है जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट, यह वही लड़का है जिसकी पेन आपका चोरी हो चुकी थी या जिसकी पेन खो चुकी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सभी आपके क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। और उनके पहले हु और आपका हुम हुज का प्रयोग किया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है आपका सातवां सातवां में क्या रहा कि विच का प्रयोग पशुओं, छोटे बच्चों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए सभी केसेस में दोनों वचनों में होता है। यानी विच का प्रयोग क्या होता है, पशुओं, छोटे बच्चों और निर्जीव वस्तुओं के लिए सभी केसेस में होता है। जैसे देखिए द बुक, बुक क्या है, निर्जीव है। इसके बाद क्या किया गया है, विच का प्रयोग किया है। द बुक विच यू गेव मी इज कॉस्टली, यानी किताब जो तुम मुझे दे रहे हो वो बड़ी महंगी है। यहाँ पे लिखा है द हॉर्स विच आई बॉट इन एन अरेबियन, यानी आपका ये जो हॉर्स है जिसको मैंने खरीदा था वो अरेबियन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेयर आर पेन्स, यानी वेयर आर द पेन्स विच आई गेव यू यस्टरडे, यानी पेन कहाँ है जिसको मैंने आपको कल दिया था। तो ये जो आपका विच है यहाँ पे देखिए निर्जीव वस्तुओं या छोटे जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है दोनों वचनों में। आठवां देख लेते हैं। लिखा है आपका दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है और दोनों वचनों में होता है। मतलब दैट का यूज आप आपका व्यक्ति और आपका वस्तु दोनों में कर सकते हैं और दोनों वचन में कर सकते हैं। मतलब आप सिंगुलर में भी लगा सकते हो और प्लूरल में भी। जैसे देखिए लिखा है द बुक दैट यू गेव मी इज गुड, यानी किताब जो तुमने मुझे दी थी बहुत अच्छी है। यहाँ पे दैट का प्रयोग यहाँ पे देखिए निर्जीव के लिए हुआ है। और यहाँ पे लिखा है गिव मी द पेन्स दैट आई गिव यू, पेन मुझे दे दो जिसे मैंने आपको दिया था, यानी पेन मुझे दे दीजिए आपको जो मैंने आप पेन दिया था। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है पांचवा नंबर में इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे लिखिए जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इसका नाम ही है अनिश्चित। तो जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जैसे ये निम्न है, कौन कौन से, वन, नन, दे, ऑल, फ्यू, अदर्स, सम, एनीबॉडी, एनीवन, somebody, someone, nobody, everybody, everyone, nothing, anything, etc. ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो कि आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। जैसे देखिए वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, यानी एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ऑल वर किल्ड इन द बैटल, सभी युद्ध में मारे गए। समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन, यानी कुछ लोग, किसी ने मेरी पेन क्या कर ली, चुरा ली। मेनी केम टू सी मी, कई मुझे देखने आते हैं। दे से दैट मिनिस्टर इज कमिंग, उसने कहा कि मिनिस्टर आ रहे हैं, मतलब मंत्री आ रहे हैं। तो ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं वन, ऑल, सम, मेनी, दे, ये सभी क्या है, ये सभी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे लिखा है परंतु जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ नाउन्स आते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। देखिए ऐसे प्रोनाउन जो कि आपका उसके तुरंत बाद कोई ना कोई आपका नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। यही आपसे क्या कर रहा है, ये बता रहा है। यानी लिखा है परंतु जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन्स आते हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे देखिए मेनी है, तो लिखिए यहाँ पे मेनी के बाद हैव आया है, वर्ब आया है, तो ये आपका तो प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ लिखा है मेनी बॉयज, यहाँ पे नाउन आ गया बॉयज, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे आल आर, आर आपका यहाँ पे वर्ब है तो प्रोनाउन हो गया, लेकिन आल के बाद बॉयज लगा है तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं आगे कुछ है कि नहीं है। आगे कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखिए आज का ये जो वीडियो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उम्मीद करते हैं आपको ये
पसंद भी आया होगा। तो यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और यदि पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। शेयर करने से होता क्या है कि उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचती है जो लोग इस चैनल को नहीं जानते, और उस चैनल से आराम से जुड़कर अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही साथ बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।